नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की चर्चा। मैं हूं प्रीति सिंह। भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान के बीच चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर त्रिपक्षीय कार्य समूह की पहली बैठक सोमवार को वर्चुअल माध्यम से हुई। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चाबहार का ट्रांजिट पोर्ट के रूप में उपयोग करने में उज्बेकिस्तान ने जो रुचि दिखाई है, भारत उसका स्वागत करता है। आज की चर्चा में हम चाबहार बंदरगाह की अहमियत और उसके संयुक्त उपयोग को लेकर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ है फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट श्रीराम चौलिया जी और साथ ही हमारे साथ है फॉर्मर एम्बेसडर नीरज श्रीवास्तव जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर चौलिया, भारत के नज़रिए से अगर हम समझें तो कहा जा रहा है कि ये गेटवे टू सेंट्रल एशिया है, मध्य एशिया के लिए एक तरह से गेटवे की तरह साबित होगा। और इसके अलावा अगर हम देखें तो जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, वो भी रूस और यूरेशिया के साथ जो हमारी कनेक्टिविटी है, वो कहीं ना कहीं ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक होंगे। आप इसकी अहमियत को कैसे समझाएंगे हमें? जी प्रीति, सबसे पहले तो चाबहार में भारत का बहुत बड़ा हाथ है। ये जिसका जितना ये विकास हुआ है, ये ओमान की खाड़ी में ईरान के दक्षिणी समुद्री किनारे पर जो बनी है चाबहार, ये पूरा इस पे भारत का निवेश है। हमने दशकों पहले हमने ये सोचा था कम से कम 20 अरब डॉलर तक का निवेश भारत ही करेगी। और ईरान और भारत का समझौता था कि ये खासकर भारत के भू राजनीति और भू अर्थनीति दोनों के हिसाब से हमारे लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। और आप देखें तो जैसे एम्बेसडर साहब कह रहे थे, पिछले 4 सालों में उसमें कई बाधाएं आई हैं। निवेश हमारा जितना हो नहीं पाया क्योंकि अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंध लगे थे ईरान पर, तो मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन कहते थे अमेरिकन। तो अब जाकर वो उनके हटने की संभावना है। नई सरकार आने वाली है वॉशिंगटन में, तो मेरे ख्याल से इसकी टाइमिंग आप देखिए, जो त्रिकोणीय अभी जो बातचीत चल रही है उज्बेकिस्तान, ईरान और भारत में, कि इस पूरी जो प्रणाली है इसको कैसे और मजबूत किया जाए, अन्य देशों को लाया जाए और इसे और सुदृढ़ बनाया जाए। तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर समय नहीं है कि इसकी हम योजनाएं अभी बनाएं और जल्द से जल्द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की भी आपने बात कही, वो रूस उसमें एक खास किरदार निभाता है, तो उसे भी लगभग सोचे हुए जिसका जैसे जो जिसकी हमने तामीर की हमने, वो तो 20 साल हो गए हमारी प्लानिंग। तो सन 2000 से चलती आ रही है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। उसमें भी जितनी उसकी पूरी क्षमता थी वो हमने अभी तक उसका पूरा निकाला नहीं है, निचोड़ा नहीं है। तो अब जो है उम्मीद हमारी यही है कि उज्बेकिस्तान के जरिए और देश आए। अब देखिए भूगोल देखें तो उज्बेकिस्तान एक देश है जो भूमिबद्ध कहते हैं, चारों तरफ कहीं पानी का ठिकाना नहीं है और चारों तरफ घिरा हुआ है जमीनी अन्य देशों से। तो उसे समंदर के लिए एक्सेस चाहिए। उज्बेकिस्तान और उधर साथ में तुर्कमेनिस्तान है जहां पे बहुत सारा गैस है, नेचुरल गैस है। ताजिकिस्तान है जिसमें भारत ने हवाई अड्डा भी बना रखा है, बहुत पहले से हमारा एक बेस है। तो इन चीजों से को अगर आप देखें मिला जुलाकर, तो सभी देशों में इंटरेस्ट है कि चाबहार चले, चाबहार दौड़े और ज्यादा मजबूत बने। तो अभी ह्यूमैनिटेरियन एड जो कहते हैं हम, कि जंग चल रही है अभी भी अफगानिस्तान में, काफी हिंसा हो रही है, तो उस चाबहार के जरिए भी सप्लाईज जा रही हैं कुछ हद तक। लेकिन व्यापार के नजरिए से जो हमारे मंत्रालय ने अभी बताया है कि व्यापार के नजरिए से अगर 5-6 देश और अन्य जमा हो जाते हैं साथ में, और ट्रांजिट जो परिवहन जो हम कहते हैं वो अगर चाबहार के माध्यम से हो, तो देखिए जिन जिन देशों के अंदर से ये जो कारवाएं गुजरेंगी, रेल से हो, रोड से हो या फिर जहाज से हो, तो उन सभी को ट्रांजिट फीस मिलती हैं। जैसे अफगानिस्तान एक बहुत ही कंगाल हालत में है, बाहर की शक्तियों पर निर्भर है। अब उसके लिए एक ट्रांजिट ट्रेड अगर बन जाए तो उसकी स्थिरता में कितना बड़ा हाथ होगा। और भारत तो बहुत बड़ा इकोनॉमी है, बढ़ता हुआ इकोनॉमी है, तो उन सबकी निगाहें हम पर है कि हम ज्यादा चीजें खरीदें, हम और भी चीजें उनको बेचें। तो चाबहार अगर इस तरह एक फलता फूलता एक प्रोजेक्ट बन पाए, जो पे अफसोस है कि पिछले 4 सालों में ट्रंप हुकूमत के दौरान हो नहीं पाई, लेकिन अब हमारी उम्मीद पूरी है
और इसीलिए हम मेरे ख्याल से ये पहल ली गई। और डॉक्टर चौलिया, जैसे अमेरिका की हम बात कर रहे हैं, हम अगर देखें तो कुछ हमारे पड़ोसी देश भी हैं जो एक तरह से कहें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर इसमें बाधा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या जो अमेरिका के प्रतिबंध में अगर ढिलाई होगी, उसका कोई ना कोई असर उन पड़ोसी देशों पर भी पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जो राह है इसे लेकर, मैं उसी की बात करना चाह रही थी, वो थोड़ी आसान होगी और काम और तेजी से आगे बढ़ेगा? देखिए, पाकिस्तान ने जैसे एक प्रतिस्पर्धा के तौर पर अपना भी एक बंदरगाह बनाया है, गवादर, जो कि चाबहार के बॉर्डर के इस पार है, चाहे पाकिस्तान और ईरान के तो करीब ही हैं, और लगभग उसी क्षेत्र में है, तटीय क्षेत्र में। और इसमें चीन ने बड़ा निवेश किया है, और एक कईयों का मानना है कि चीन ने एक तरह से गवादर पोर्ट को ले ही लिया है, कब्जे में ही ले ही लिया है। कई इनके एग्रीमेंट्स हैं पाकिस्तान और चीन के बीच में, क्योंकि चीन भी चाहता है समंदर का एक्सेस, दूसरा चीन चाहता है कि भारत पर दबाव बने रहे हमारी जो पश्चिमी क्षेत्र में। तो ये गवादर पोर्ट इन्होंने चीन ने इतना ज्यादा इसमें रकम डाला है, और उनका मकसद यही है कि किसी तरह चाबहार को ना चलने दें, और सारी जो कंटेनर जो ट्रैफिक्स आती है ना, जो सी बॉर्न कॉमर्स जो हम कहते हैं, समंदर में जो चलते हैं सारे व्यापार के, उन सबको वो गवादर की तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर कई लोग नाराज हैं, जिस तरह चीन एक अधिपति बन के निकला है वहां पर। तो मुझे नहीं लगता कि वहां पर इतनी स्थिरता है। जहां तक रही बात हमारे चाबहार की, तो अमेरिका से भी हमारी बातचीत होती रहती है, खासतौर पे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम जरूर एक तालमेल चाहेंगे कि आप देखिए, हमारा अगर आप चाहते हैं कि चीन के विरुद्ध भारत एक बड़ी शक्ति बनकर खड़ा रहे, तो आप और बाधाएं मत डालिए हमारे रास्ते में। तो ट्रंप के पूरे जो 4 साल के कार्यकाल था, उस जमाने में सुनने वाले कोई नहीं थे, क्योंकि उनका मकसद ही कुछ और था। वो बिल्कुल ईरान के सख्त खिलाफ थे, और चीन को रोकने में वो असमर्थ ही रहे हैं पिछले 4 सालों में भू राजनीतिक तौर पर। तो अब जो है ये एक सुनहरा मौका है, और मेरे ख्याल से डॉक्टर जयशंकर, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी यही मानकर चल रहे हैं आगे कि जब बाइडेन सरकार आएगी तो हम उनके साथ मिलकर तीसरे चौथे देशों में किस तरह से सहयोग बढ़ाएं। तो इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक जो हम कहते हैं पार्टनरशिप, सामरिक साझेदारी, उसका भी ये एक जैसे अग्नि परीक्षा है कि चाबहार कितना आगे बढ़ पाता है, और हमारे लिए तो बहुत ही आवश्यक है। और रही बात मध्य पूर्व में, प्रीति, वहां पर तो इजराइल और ईरान के बीच तो एक शीत युद्ध जैसा है, वो तो लड़ते रहेंगे। लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारी जो ये जो क्षेत्र है, हिंद महासागर है, जिससे जुड़ता है चाबहार हिंद महासागर का बिल्कुल पश्चिमी कोना है। तो हम चाहेंगे कि पूरे इंडियन ओशन पर जितने हमारी जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़े, और इसमें अगर अमेरिका मददगार रहे तो जैसे सोने पे सुहागा, पिछले 4 सालों में हो नहीं पाया था। तो मेरे ख्याल से ये ट्रायंगुलर एक हम चाहेंगे कि ईरान, भारत और अमेरिका के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग भी निकले। लेकिन जैसे एम्बेसडर साहब कह रहे हैं, अभी तो सरकार आने में ही महीना भर पड़ा है, और आगे देखें कई महीने शायद लगेंगे हमें पूरी एक तरह से नॉर्मलसी और नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस देखने में यूएस और ईरान के बीच में। इस दरमियान हमें जो सेंट्रल एशिया के जो अन्य देश हैं, प्रधानमंत्री जी ने खुद दौरा भी किया है कुछ उन देशों का, तो ये सब मिलकर अगर एकजुट हों, इनमें भी चीन निवेश कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उज्बेकिस्तान या कजाकिस्तान में चीन का जैसे पैर ना पड़ा हो, बल्कि कजाकिस्तान तो उनका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो कहते हैं चीन का, वो सबसे बड़ा, पाकिस्तान के बाद सबसे बड़ा हकदार भी है ये जो BRI जो कहते हैं चीन का। तो एक तरह से चीन और भारत की जो ये आपस में हमारी जो स्ट्रेटेजिक राइवलरी है, ये चाबहार भी एक तरह से उसका एक अंग है। और हमें अमेरिका और भारत के संबंध, अमेरिका और भारत और चीन के संबंध, ये दोनों चाबहार में भी एक तरह से फंसे हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि चाबहार आगे बढ़े, क्योंकि ईरान एक हमारे लिए बहुत ही अहम देश है, और हम ईरान को उस नजरिए से नहीं देखते जैसे इजराइल देखता है। हालांकि इजराइल और भारत के भी अच्छे संबंध है। तो देखिए कितनी एक जटिल सी
काफी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो हम कहते हैं वो कई हैं, लेकिन अब तक हमने बैलेंस रखा हुआ है कि ईरान के साथ भी चलेंगे, इजराइल के साथ भी चलेंगे, सऊदी अरब के साथ भी चलेंगे। जी। और इस मामले में मेरे ख्याल से मोदी सरकार काफी सफल रही है कि एक एक जो द्विपक्षीय हमारे जो रिश्ते हैं वो दूसरों के ऊपर हम हावी नहीं होने देते या ओवरलैप नहीं होने देते। तो चाबहार मेरे ख्याल से कमर्शियली सक्सेसफुल हो तो भारत के लिए भी देखिए दूसरे देश अन्य देशों में अपेक्षा है कि भारत वहां निवेश करें, उनके जो तटीय क्षेत्र है उनका विकास हो। तो ये एक एग्जाम्पल, ये उदाहरण बन सकता है। म्यांमार को देख लीजिए, बांग्लादेश को देख लीजिए, दूसरी तरफ हिंद महासागर के, वहां पर भी भारत निवेश कर रहा है। प्रोजेक्ट्स कुछ स्लो चल रही हैं, लेकिन आखिरकार अगर चाबहार की तरह एक मॉडल बने कि भारत दूसरे देशों के जो ब्लू इकोनॉमी जो प्रधानमंत्री कहते हैं, नीली अर्थव्यवस्था, उसका विकास हम अगर कर पाते हैं और कई देशों को कनेक्टिविटी से जोड़ पाते हैं, फिर हमें चीन का एक जैसे मुंहतोड़ जवाब कह लीजिए, वो हमारी जो रणनीति में आ जाए। जी है डॉक्टर चौलिया, मैं जानना चाहूंगी आखिर में क्या बड़ी चुनौतियां अभी भी नजर आ रही हैं स्पोर्ट को लेकर, इसमें आगे बढ़ने को लेकर, और क्या किया जाना चाहिए इन चुनौतियों से पार पाने के लिए? जी प्रीति, सबसे बड़ी अनिश्चितता तो अफगानिस्तान का युद्ध है, क्योंकि आप जानते हैं कि अमेरिका और तालिबान के बीच अभी बातचीत हो चुकी है, एक समझौता हुआ, लेकिन इंट्रा अफगान प्रोसेस, पीस प्रोसेस जो कहते हैं कि अफगान सरकार और अन्य जो गणमान्य व्यक्ति हैं अफगानिस्तान में, उनके और तालिबान के मध्य अभी भी कतार में बहुत कई महीनों से भी चल रही है बातचीत, शांति वार्ता। तो ये अगर टूट जाती है और अगर दोबारा घमासान युद्ध की तरफ बढ़ जाता है और अमेरिका पूरी तरह से वहां से निकल आता है, जैसे ट्रंप चाह रहे हैं कि पूरी तरह जितनी भी बची कुची जो अमेरिकी फौज है वहां से निकाल दिया जाए अफगानिस्तान से, तो वो जो उसकी जो अस्थिरता है उसका बहुत ही बुरा असर पड़ेगा चाबहार पर, क्योंकि ट्रांजिट का आप नक्शा देख लें तो ईरान के आगे अफगानिस्तान है। सेंट्रल एशिया में पहुंचने के लिए हमें अफगानिस्तान के माध्यम से ही जाना होता है। तो इस तरह अगर आ जाए विकल्प, कोई विकल्प एक ही है कि अफगानिस्तान की स्थिरता पर जो सेंट्रल एशियाई देश हैं उनमें और भारत में ज्यादा कोऑर्डिनेशन हो। अब अगर अमेरिकी फौज निकल जाती है और ये बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, खासतौर पर इन दोनों देशों का अफगानिस्तान के अंदर जो दशकों से चल रही है युद्ध, उसमें हमेशा इंटरेस्ट, रुचि रही है, क्योंकि कुछ अफगान अल्पसंख्यक उज्बेक और ताजिक मूल के हैं और हमारे उनके साथ बहुत अच्छे संबंध है अफगानिस्तान के अंदर। तो नागरिक वो अफगानिस्तान के होते हैं, लेकिन वो उज्बेक और ताजिक होते हैं। तो इन सब को लेकर चाबहार, एक तो ठीक है कारोबार बढ़े, हमारे लिए रास्ते खुले, वो सब चीजें, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अफगानिस्तान में स्थिरता और शांति कैसे कायम किया जाए। तो इसमें भारत और सेंट्रल एशिया, हार्ट ऑफ एशिया डायलॉग वगैरह कई प्रोसेसेस है हमारी। प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति से भी बातचीत की थी। तो अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करने के लिए नए पहल हो। अब उज्बेकिस्तान और भारत जैसे देश हैं, कजाकिस्तान, हम सभी चाहते हैं कि जो जिहादी तंजीमें हो, जिहादी मानसिकता हो, उन सब पर नकेल कसे, उन सब पर लगाम डाले जाए और हम सब किस तरह इंटेलिजेंस शेयरिंग और डिफेंस कोऑपरेशन करें। तो चाबहार एक तरह से देखिए बंदरगाह ही नहीं है, ये भी एक माध्यम है। हमारी फौज, हमारी जो जासूसी एजेंसियां हैं, उनके और सेंट्रल एशिया के बीच में कैसे तालमेल बढ़े, अफगानिस्तान के अंदर कैसे हम मिलकर ये गारंटी लाएं कि दोबारा अलकायदा, आईसिस या तालिबान का राज ना चल पड़े अफगानिस्तान में। और ये जो प्रांतीय जो देश हैं उनका पूरा जैसे हाईएस्ट स्टेक्स हैं अफगानिस्तान में। अमेरिका चाहे रहे या निकल जाए वहां से, हमें तो संभालना पड़ेगा अपने आप की। हाँ, ये हमारा प्रांत है, तो यहाँ पर हम दोबारा वो हालत नहीं लाने देनी चाहिए जो पहले हुआ करती थी 2001 से पहले, जब तालिबान का राज था और वहां पर ओसामा बिन लादेन बैठकर दुनिया भर में बम धमाके करवा रहे थे और हमारे लिए कश्मीर के अंदर भी आग जला दी थी इन लोगों ने। तो अभी हमें मिलकर मेरे ख्याल से चाबहार एक कोई मल्टी डायमेंशनल नजरिए से हमें देखना चाहिए। जहाजें चले, आयात निर्यात हो, लेकिन साथ साथ अफगानिस्तान
अफगानिस्तान ठीक में एक तरह से शांति कायम हो, और इसके लिए हमें सभी को मिलकर एकजुट होकर कनेक्टिविटी के माध्यम से बिल्कुल अफगानिस्तान का भी आर्थिक और राजनीतिक जो हमें कोई हल निकालना पड़े। बिल्कुल। और इसी के साथ आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर चौलिया आपका और नीरज श्रीवास्तव सर, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में शामिल होने के लिए, हमें वक्त देने के लिए।